जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के एक ऐसे इलस्ट्रियस सीनियर जनरल ऑफिसर के साथ मैं गुफ्तगू में होऊंगा जो कि आपने OROP का नाम सुना होगा सबने। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन। अब ये OROP है क्या, बहुत लोगों के दिमाग में है, बहुत डाउट्स क्लियर भी हो गए हैं। बट ऐसे लीडर, ऐसे कमांडर, ऐसे ऑफिसर, मेजर जनरल सतबीर सिंह सेना मेडल, उनकी वो आपको बारीकी के से समझाएंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लीड कर रहे हैं ये पूरा OROP का कैंपेन। ये अपडेटेड है, इनको पता है, बारीकी से ये समझते हैं और बड़े बहादुरी से, बड़े वीरता से, बड़े सेल्फलेसली इन्होंने देश की सेवा करी है। कई मर्तबा अपने बॉर्डर इलाकों में अपनी जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पर खेलकर इन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत करी है। ऐसे मुश्किल इलाकों पे उन पे भी हम आएंगे। आइए बात करते हैं जनरल सतबीर सिंह साहब से। सर, जय हिंद सर, व्हाट एन ऑनर सर टू बी हियर इन कन्वर्सेशन विद यू। जय हिंद मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने हमें याद किया। आपके पिताजी से आपको मालूम हुआ होगा कि हमने इकट्ठे सर्व किया है। मुझे मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे से आज उनके बेटे बात कर रहे हैं। हाँ, वन रैंक वन पेंशन एक बहुत मुद्दा अभी तक चल रहा है और अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। पूछिए मेरे साथी क्या पूछना चाहते हैं। सब बेसिकली हमारे जो सिविलियन दोस्त हैं जो कि फौज से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनको उन्होंने खबरों में तो बहुत सुना OROP के बारे में, और प्रोटेस्ट भी हुई थी। और रिपब्लिक डे के आसपास कितने साल हो गए, कुछ 6-8 साल पहले उन्होंने देखा कि भाई जंतर मंतर पे जिस तरीके से वेटरन्स के साथ वहां पे सलूक किया जा रहा था, और उन्होंने कई सारी चीजें देखी। तो बहुत से सिविलियंस हैं जो मेरे से पूछते, मेरे बड़े करीब दोस्त हैं कि OROP है क्या। तो मैं सबको समझाता हूं अपने तरीके से, विद माय लिमिटेड नॉलेज ऑफ माय व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड। सो आई थॉट लेट मी ब्रिंग द मैन, द फेस right in front, and let's hear it from you, sir. Could you please explain to us a basic जो OROP दरअसल है क्या सर ये चीज? मेजर शाह, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को और जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपको समझाना चाहता हूं, जो असली तौर पर अभी तक कई सालों से इसके ऊपर डिमांड होती रही, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुई है। ये डिमांड 1971 वॉर के बाद शुरू हुआ और एक कमेटी 1984 में ब्रिगेडियर सिंह जो कमेटी रिपोर्ट, उन्होंने, वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, टेरिटोरियल आर्मी के थे, तो उन्होंने पहली बार ये रिकमेंड किया कि फौजियों को वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ठीक तरह से परिभाषा नहीं लिखी गई। 2009 में पहली बार ये डिमांड थोड़ा और इस छठे पे वेतन के बाद आगे बढ़ी और एक और कमेटी ऑफ सेक्रेटरी नियुक्त हुई अप्रैल में 2009 में, और उन्होंने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट दी। ये कमेटी 7 सेक्रेटरीज थे और उसका हेड एक कैबिनेट सेक्रेटरी था, और हमारा कोई मेंबर उसमें नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इसके ऊपर हमारे सबसे पूछा, तो पहली बार जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन की जो डेफिनेशन है, उसको इस कमेटी ने नियुक्त किया। और ये इस प्रकार थी कि जो डिफेंस पर्सनल है, जो एक ही रैंक से रिटायर होते हैं और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस एक है, तो उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। ये पहला भाग है डेफिनेशन का। और दूसरा भाग ये है कि जब जब पेंशन की दर फ्यूचर में बदली होगी या बढ़ेगी, वो बढ़ी हुई दर सभी पिछले वालों को ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी। अंग्रेजी में उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा कि डिफेंस पर्सनल with the same rank, same length of service must get the same pension irrespective of the date of retirement. ये इसलिए किया गया कि जो करंट रिटायरीज हैं
और पास्ट रिटायरीज हैं, अगर उनका लेंथ ऑफ सर्विस एक है और रैंक एक है तो उनको एक जैसी पेंशन मिलेगी, और ये सिर्फ गैप को दूर करने के लिए थी। तो पहली दफा ये वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन नियुक्त की गई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, जो कि 30 जून 2009 को एक कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी उन्होंने लिखी, और उन्होंने रिकमेंड नहीं किया इस वन रैंक वन पेंशन को, लेकिन कुछ बढ़ोतरी रिकमेंड कर दी जो कि 2140 करोड़ के करीब थी। इसको लागू करने के लिए भी एग्जैक्टली इट इज 2144.22 करोड़ रुपीस, ये 2009 में उन्होंने एक बढ़ोतरी दे दी, लेकिन ग्राउंड पे लागू नहीं रिकमेंड करा गया। तो ये एक सिंपल तौर पर डेफिनेशन है मेजर शाह वन रैंक वन पेंशन की, कि जो भी हमारे फौजी एक जैसी सर्विस करके आते हैं और एक रैंक है, उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ जी सर, मैं आपसे कुछ एक बेसिक सवाल पूछूंगा। हालांकि आपसे और आपके कई साथियों से, बहुत लोगों से जो ओआरओपी के लिए खड़े हैं, बिल्कुल मेरे को तो आइडिया है इसके बारे में, मगर मैं वैसे सवाल पूछूंगा तो आप ये मत सोचेगा कि ये फौजी आदमी है, 8 तरी की टोपी पहन रखी है, 8 तरी की टाई पहन रखी है, इसको नहीं मालूम। मालूम है सर? Go ahead, because you are doing it for the civilian people and to know everyone in the whole country or the world what really is one rank one pension and how it is progress, the history of one rank one pension. Yeah, go ahead please. सर, तो आपके कहने का क्या ये मतलब हुआ कि मान लिए कर्नल साहब हैं जिनकी 20 साल की सर्विस है और उन्होंने 20 साल में सर्विस से वो बाहर आ गए सर, और एक कर्नल साहब है जो 28 साल सर्विस कर चुके हैं फौज में, इन दोनों की पेंशन में क्या फर्क होगा सर? या तो अभी फिलहाल सिस्टम क्या है, उनकी पेंशन में फर्क है दोनों के पेंशन में? हाँ, मैंने बोला आपको कि लेंथ ऑफ सर्विस 20 साल का कर्नल की एक पेंशन होनी चाहिए, 28 साल का कर्नल 28 साल वाले का एक जैसा पेंशन होना चाहिए। इनमें फर्क होगा, रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस, ये एक जरूरी चीज है जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। कई सवाल ऐसे करते हैं कि कैसे होगा जिसने 28 साल करी हो, किसने 16 साल करी, अगर रैंक एक है एक जैसी थोड़ा होनी चाहिए। नहीं, हम मांग रहे हैं, और इसकी असली से है कि सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम रैंक, सेम पेंशन। तो अगर लेंथ की सर्विस बात करें तो 28 साल की तो कर्नल साहब की तो अलग लेंथ होगी, 20 साल या 21 साल के कर्नल साहब की तो अलग लेंथ होगी सर, इसलिए उनकी पेंशन भी अलग होगी फिलहाल। तो आपकी तो ओआरओपी के हिसाब से उनको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए सर, 28 साल के कर्नल साहब को और 20 साल के कर्नल साहब को? नो 28 साल के कर्नल साहब को 28 साल के कर्नल साहब दूसरा है, जब रिटायरमेंट डिफरेंट डेट्स को हुई हो, एक 1980 को रिटायर हुआ है और दूसरा 2014 को रिटायर हुआ है, तो जो 28 साल वाले को 28 साल वाले की पेंशन और 20 साल वाले के कर्नल की 20 साल की। राइट, तो इसमें सर फायदा किसको होगा? जो 28 साल की सर्विस के हुए हैं उनको, या जो 20 साल की सर्विस लेके बाहर आए हैं, फायदा इसमें नेचुरली जिसने ज्यादा सर्विस किया, पर कुछ समय के बाद उन्होंने, जब ये पेंशन वन रैंक वन पेंशन की दी गई, जब मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगी। उन्होंने एक जैसी पेंशनें कर दी, और उसके बाद बढ़ोतरी जो है, जो पेंशन उन्होंने वर्कआउट करी, टेबल्स वगैरह, इसीलिए वो डिमांड पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। लेकिन जो 28 साल वाला है उसकी पेंशन डिफरेंट, जो 20 साल वाला कर्नल है उसकी पेंशन डिफरेंट डेफिनेटली है, लेकिन मैक्सिमम पेंशन जो दी उन्होंने 30 साल तक अप्रोक्सीमेटली कर दी, और उसके बाद इसकी बढ़ोतरी नहीं है, चाहे वो 30 साल है, 31 साल है, 32 साल है, 33 साल वाला, उनकी डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन 20 साल और 28 साल की डिफरेंस है। राइट सर, बट वन रैंक वन पेंशन, इट साउंड्स लाइक कि वन रैंक, एक रैंक को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, कि अगर आप कर्नल साहब हैं, इट साउंड्स दैट वे। इफ यू लेंथ ऑफ सर्विस, नो, वी आर अगेन क्वालिफाइंग डिफेंस पर्सनल, एक जैसे सिपाही है, सॉरी नायक या हवलदार है, एक ने 18 साल नौकरी करी, एक ने 24 साल नौकरी करी, अगर उसको हवलदार का रैंक है तो उसको 18 साल वाली को 18 साल वाला मिलेगा, वो कम है, तो 24 साल वाला उसको 24 साल की मिलेगी। यही कर्नल का, यही मेजर का, यही सभी रैंक्स का। हम ये नहीं मांग रहे
जिसने ज्यादा सर्विस करी है उसको ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रैंक जो है वो अगर एक है और लेंथ ऑफ सर्विस एक है, तब उसको एक क्लास माना जाता है. वन क्लास ऑफ पीपल इज लेंथ ऑफ सर्विस एंड द रैंक. नो बट इजंट इट ऑब्वियस, अगर लेंथ और रैंक ऑलरेडी सेम है तो वैसे ही उनको बराबर की पेंशन ऑलरेडी मिल रही होगी. इजंट इट नहीं, अंडरस्टूड? हर आपको मालूम है कि हर साल की सर्विस के बाद जो अभी वन रैंक वन पेंशन है उसमें डिफरेंस दे रखा है, लेकिन एक समय के बाद, नियुक्त के बाद एक जैसी पेंशन दे रहे हैं. वो उसके बाद जज कितनी भी सर्विस करी है तो एक जैसी पेंशन मिलेगी. राइट सर, राइट. तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि फर्क होगा, जाहिर सी बात है कि जब मैं समझने यस, के लिए फर्क मैं होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो. फर्क होगा. जी सर. तो उससे क्या जो कर्नल साहब हैं जो 20-21 सर्विस की साल की नौकरी करके आए हैं, क्या उनकी पेंशन और बढ़ेगी या फर्क क्या होएगा सर इसमें? नहीं नहीं, जब जब ये जो पेंशन दर बदली होती जाएगी उस रैंक की, छठे पे वेतन के बाद या फिर सातवें पे वेतन में, फिर आठवें पे वेतन में, वो पेंशन नहीं रहेगी, वो पेंशनें बढ़ेंगी. और वो पेंशन एक दफा आगे जो जो 2022 की ले लो, जो आज 2022 का है, तो उसको 2022 की जो कर्नल साहब है 28 साल वाला, जो 2009 में रिटायर हुआ है, वो 28 साल वाले को एक जैसी पेंशन. जो कौन सी? जो लेटेस्ट पेंशन. इसीलिए वो वन रैंक वन पेंशन गिनी जाती है. यू कीप ऑन अपग्रेडिंग इट एज पर योर, एज यू मूव फॉरवर्ड. तो जो आज की पेंशन है वो मिलनी चाहिए, जो कि आज तक ग्राउंड पे नहीं हुई. इसीलिए ये अभी तक हमारी मुहिम जारी है असली वाली वन रैंक वन पेंशन लेने की. राइट सर. तो सर इससे सरकार का खर्चा और बढ़ेगा, मतलब उनके इट विल बी हेवी ऑन देयर पॉकेट्स इफ दे इंप्लीमेंट ओआरओपी? नो, नॉट नो, इट विल नॉट, बिकॉज जब ये 2015 में लागू करी गई और उस वक्त 2015 में जब इसके ऊपर डिस्कशन हुई, और उस वक्त के जो हमारे रक्षा मंत्री जी थे मनोहर पारेकर जी, उन्होंने, आप बहुत सियाने थे, आप आईआईटी के पढ़े हुए थे, उन्होंने हमारे साथ बैठ के वर्कआउट किया और एक ऐसा पेंशन का जो टोटल मनी वो था 8,298.60 करोड़. जनरली स्पीकिंग यही पैसा चलता रहेगा, और जैसे सातवें पे वेतन में सभी को 2.57 से दिया जाएगा उतना तो बढ़ेगा, लेकिन जो पेंशन के ऊपर फर्क जो होगा वो इतना 8,298.60 करोड़ रुपीस का ही खर्चा होगा. सर सर जो आप आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, इन द सेंस कि उनको इट विल नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन देम और इट विल नॉट बी हेवी ऑन देयर पॉकेट्स एज वेल. तो नो, आपको क्या लग रहा है अगर सर? सबकी बढ़ रही है तो उतनी तो फर्क पड़ेगा ही. जैसे कि छठे पे सातवें पे वेतन में 2.57 फैक्टर से उन्होंने लागू किया, तो वो जो 2.57 मल्टीप्लाई हुआ वो तो उतना बढ़ेगा, लेकिन दैट इज केटर्ड फॉर एवरीवन. बट एक बारी वन रैंक वन पेंशन देने से रफली 8,300 करोड़ रुपीस का ही फर्क रहेगा. राइट सर, राइट. सो सर आपको क्या लगता है अब तक क्यों इसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू सेव द फंड, दे फील इट विल बी हेवी ऑन द पॉकेट, और दे थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड, और व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन सर? आई फील देयर शुड बी नो रीजन ऑफ नॉट गिविंग. ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए क्यों नहीं दे रहे, ये तो सिर्फ सरकार बता सकती है. अगर मेजर शाह मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताऊं तो और ज्यादा क्लियर होगा. तो मैंने आपको बताया कि 2009 में जब इन्होंने कमेटी ऑर्डर करी, लेकिन ग्राउंड पे उसको लागू नहीं किया और रिकमेंड भी नहीं करी. फिर क्या हुआ, एक कुश्यारी कमेटी हुई और वो 2011 में हुई. उन्होंने 19 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट दी और उसमें भी वही डेफिनेशन लिखी जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने दी थी, जो हम सब से बातचीत करके उसको लिखी गई थी. Defense personnel of the same rank or the same length of service should get the same pension. Any increase subsequently will be passed to the past pensioners automatically to reduce the gap between the present pensioner, or to eliminate the gap between the present pensioner and the past pensioner of the same length of service and the same rank. Now, this was 19 December 2011 Kushari Committee report. Thereafter, 2013
another committee report headed by Cabinet Secretary. So they recommended that this committee recommended for Jawans and JCOs, maximum notional pension will be granted, maximum of that rank and that group. It means in that group, if there was a Havaldar, 24-year service, the maximum of that Havaldar will be granted to them. This got applied on 17th January 2013. So this was what was done. But when they gave us one rank, one pension on 15th November, 7th November 2015, and when the government gave the definition, they changed this automatically to periodically. And then they fixed this time 5 years. So this change came much later, but before that, on 17th February 2014, at that time, the government, that is the UPA government, gave one rank, one pension, because earlier also now this has taken shape, and our movement had started sometime on 27th April 2008 onwards. This continued, one rank, one pension, and its definition. But what happened? 2013, our present Prime Minister at Rewari announced that if their government comes to power, they will grant one rank, one pension. Now, the definition was again put down on 17th February and 26th February 2014, same pension. Same thing what the committee had recommended, same thing what the Kushari committee had recommended, same thing in the letter 26th February 2014. The UPA government gave the same definition. Now, the new government came up and they first addressed to the president, to both houses, also said one rank, one pension. And then on 11th July 2014, when the budget was presented, at that time, they again said one rank, one pension is hereby sanctioned or granted, and gave the same definition. Now in 2nd December 2014, a question was asked in the parliament from the defense minister that what is the official definition of one rank, one pension, and why it has not been yet implemented, and when are you going to implement? 4 questions were asked. The reply was given by the Minister of State for Defense, Rao Inderjeet Singh, in the parliament, and in the same day confirmed through a letter, policy letter by the DESW. They again said the definition, official definition of the Government of India is defense personnel retiring with the same rank, same length of service, must get the same pension irrespective of the date of retirement, or any future change in the rate of pension will be passed automatically to the past pensioners. And they said that they are working out and they will give it out. This happened on 2nd December 2014. Now again, on ground it was not given, and you are all aware, the whole देश को सबको मालूम है कि 15 जून 2015 को हमने एक मूवमेंट शुरू किया, very peaceful, disciplined, and throughout the country on 15th June 2015. And on later, the government was giving us the same one, but we do not know as per the definition. When finally on 7th November morning, when they announced it, 2015, they changed this definition from automatically to periodically, and they fixed 5 years. So here is the gap. Here is the difference, because there are 2-3 serious things happen. That second or third year, the senior starts getting less than the junior. So it is against Dhara 14 of the Constitution, because of the pension change in the rate, total pension of every year, say approximately 3% or so. When the change takes place, it gets passed on. But in this case, they did not pass on every year, but passed on to every 5 years. So now with 5 years, if you all remember that we were at Jantar Mantar, and Shri Ram Jethmalani, one of the very famous advocates, and also has been minister, and he came to Jantar Mantar and said he'll file the case.
because it has not been true justice. But before it happened, on 14 December 2015, government, when we raised these that there are so many anomalies, what you have done, they ordered a one-man judicial committee, which was headed by a retired Chief Justice of Bihar, Mr. Narasimha Reddy. Now, he went on to all over the countryside at 2-3 places, and he finally gave his recommendation on 26th October 2016. Before that, this case by Ram Jethmalani ji had been filed on 9th June 2016. So 2016, 9th June, the case gets filed, and 26th October 2016, the one-man judicial committee report was submitted by Mr. Reddy, Justice Reddy. But what the government did, they did not declare this or made public this one-man judicial committee. We do not know what really is the recommendation, but as we all went throughout the country at 22 places, Narasimha Rao ji, to our way of thinking, must have recommended the one rank, one pension exactly as per the definition so far going on. It is mentioned at 6 places, 6 जगह के ऊपर इस definition को लिखा गया है और वो correct definition. But 7वें टाइम जब इन्होंने दी, इन्होंने उसको ऑटोमेटिकली का periodically बदली कर दिया. तो ये केस चलता रहा, तो इसलिए ये गैप है, डिफरेंस है. लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जवान को, जेसीओज को, ऑफिसर साहबान को जो एक ही रैंक और एक ही जैसी सर्विस करके आते हैं, उनको डिफरेंट पेंशन, दादा, बेटा और पोता. अगर गांव में एक ही रैंक से हैं, हवलदार हैं, 24 साल नौकरी किया, लेकिन अलग अलग टाइम के अंदर आए, तो उनको डिफरेंट पेंशन मिल रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए फौजियों के लिए ये वन रैंक वन पेंशन माना गया, जो कुशयारी कमेटी ने रिकमेंड किया और सरकार ने इसको माना. इस वजह से ये वन रैंक वन पेंशन हमारे को दी गई, लेकिन जो असली थी वो नहीं मिली अभी तक. तो ये है अभी तक का वेरवा. गवर्नमेंट के ऊपर इतना इससे ज्यादा प्रभाव नहीं होगा. सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो यानी कि आपका मतलब है कि दादा, बेटा और पोता अगर एक ही रैंक के हैं और एक ही टाइम, मतलब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अलग अलग जनरेशन में पेंशन आए, तो आपके कहने का मतलब है दे शुड गेट द सेम पेंशन? They should get the same pension. That is why it is one rank one pension if they have served 24 years. A हवलदार, a दादा, हवलदार बेटा, हवलदार पोता एक ही गांव में रह रहे हैं, लेकिन तीनों को अलग पेंशन मिल रही थी अगर 24 साल नौकरी करी थी, लेकिन डिफरेंट टाइम पर रिटायर हुआ, लेकिन सर्विस एक करी, रैंक एक है, एक पेंशन जो आज की पेंशन है, जो पोते को मिल रही है वो दादे को मिलनी चाहिए. और अगर लेंथ सेम नहीं है मगर रैंक सेम है तो डिफरेंट होगी. ओके सर. फिर डिफरेंट पेंशन होगी. जो हवलदार जिसने 16 साल में नौकरी करके आया, उसकी सर्विस है, उसको अलग है. जो 29 साल करके अलग है, लेकिन जो 24 साल की बेसिक पेंशन है वो सेम है. राइट सर. सर आपने बताया इन अ केस वेयर सीनियर वुड गेट लेस पेंशन देन द जूनियर, कि अल्टीमेटली ऐसा होएगा. कैन यू एक्सप्लेन दैट वंस अगेन? दैट इज लिटिल नॉट वेरी गुड फीलिंग टू हियर इट एक्चुअली, बट वुड लाइक टू जस्ट हियर दैट वंस अगेन. वो सिनेरियो कैसे है सर? ओके, वो सिनेरियो ये है कि जब हम एक जैसी एक रैंक, एक पेंशन, लेंथ ऑफ सर्विस को कर रहे हैं, एक आदमी जो रिटायर हुआ है, अगर वो 5 साल के बाद इक्वलाइज हो रही है, तो तीसरे साल डेफिनेटली दूसरे साल भी जो सीनियर है और जो बाद में रिटायर हुआ है उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी, और जो सीनियर है चाहे वो कम एक जैसी सर्विस करी लेकिन पहले रिटायर हुआ है, आज के दिन डिफरेंट पेंशन मिल रही है. तो व्हाट द गवर्नमेंट हैज गिवन वन रैंक डिफरेंट पेंशन और वन रैंक 5 पेंशन एंड नॉट वन रैंक वन पेंशन. तो उस वक्त सीनियर को कम पेंशन मिलने लग जाएगी जूनियर से, अगर जो आज की डेफिनेशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको चालू रखा और उसको ठीक नहीं किया गया. राइट सर.
सर आपने बात की थी 2014 जनवरी की, आपने तारीख भी बताई थी, आपने शायद मेरे ख्याल से, if I'm not mistaken, I heard you mention about 7th January and one of the, I think 17th January 2013. 113 सर. सर Yeah. तो आई रिमेम्बर 26 जनवरी का टाइम था, साल मेरे को ठीक से याद नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज 26 जनवरी का टाइम था एंड सडनली बहुत वायरल हुई थी सर कुछ फोटोग्राफ्स वेयर देयर वर सम आर्मी वेटरन्स who were in a clash with police actually, and those photographs had gotten viral. So what was that about, sir? I mean, just for everyone to understand. No, if you are asking for clash at Jantar Mantar, that happened on 14th August 2014. Sorry, 2015. Right. First time when the government did not want us to be there, and they sent the police, and through police action, they tried to evict us from there. Now, that's the time when we were all sent over to we stayed there in the Thana, and they wanted to remove us from there and not to continue with this one rank, one pension movement across the country. That was on 14th August 2015. Again, second time it happened also. Twice they have done that. They tried to remove us, that it will not be here. I think some orders were passed, and somebody went to the court that they will not do it at Jantar Mantar. So second time also, they ill-treated our ladies, ill-treated our persons, and one of the Sipai, old man, 80 years old, his medals were even pushed out from there. So those all things happened on 14th August 2015, and subsequently second time also it happened sometime on 30th, 29th or 30th June 2016. So those both the time police was sent to our locations at Jantar Mantar, where the people from across the country were coming to go through with a very peaceful, very disciplined manner, only demanding our one rank, one pension, which is Asli Wali. So that is what is the police action. We wrote to the then Home Minister, who is the present Defense Minister. I personally wrote to them at that time, but probably this was a very unfortunate thing when a police first time came to us to evict us from there, which was a sad story, which will remain in the history of country, that this should not be done to the peaceful movement where they are asking genuine justice for themselves. Sir, but as you said, it was a peaceful protest, and protesting is a fundamental right as long as the protest is peaceful, it's not done violent, or it doesn't. And of course, being ex-servicemen, वो discipline तो हमारे अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है, sir. We all are disciplined. That's our training in that. So why do you think the police action could have been there to evict the protesters from Jantar Mantar, which is their fundamental right? So why do you think that happened, sir? You see, that answer it will be very difficult for me to give, but it did happen. They wanted us to go away from there to some other place, like Ramlila ground or something, whereas we were there doing it already very peaceful, so that we are near to the place of parliament, so that the people who are coming and joining in, it was logistically all in a correct manner, in a media wise, in a correct manner, which put across our issues correctly, just sitting over there. But doing so, I myself, along with others, had to stay in a thana for a good about 6 to 8 hours before we were let off. So it is surprising. However, we have kept our cool. We remain so because it is our country, it is our military. We have taken an oath in Indian Military Academy. The country comes first always and every time. The people who are there with us command comes next, their safety always and every time. My own safety comes last every time. So we followed that Chetwood credo, and we are till date across the country, not even at one place. हमने कभी कोई ऐसा नहीं किया कि कोई हमारे ऊपर उंगल उठाए कि हम रिटायर्ड हो गए हैं और आज हम अब डिसिप्लिन पे नहीं है, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं, हम एक जस्टिस मांग रहे हैं. और सबसे जो मेजर डिमांड जो वन रैंक वन पेंशन से फाइनेंशियली अपकीपिंग टुडे, if I got to live like a general or a havaldar or a JCO Subedar Saab, and you are giving me pension which is old dated, certainly it will be difficult for me to maintain.
वो सिपाहियत का वो नमूना जो पूरा देश हमारे से चाहता होगा, वो नहीं। एक बार मैं जब कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद था, तो एक पहला हमने लिखा था कि एक सोल्जर प्रोटेक्ट्स व्हाट गॉड्स होम, a god forsaken place where not even the grass is grown. No, my countrymen, the soldier, he serves there every inch of this nation because he loves his country and he protects his own people. इसलिए वो एक सिपाही अपनी जान की कुर्बानियों दे के देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखता है। तो वो अगर उसका हक ना मिले, मैं मेजर शाह आप तो जानते होंगे, आज से 2500 साल पहले कौटल्या ने राजा मागधा को एक एडवाइस दी थी, और राजा मागधा, जब आपके सोल्जर को आपके पास आना पड़े कि उनको क्या चाहिए, क्या डिमांड है, तो आपको राजा कहलाने के लायक नहीं हो, राजा मागधा। तो ये चीज है, हम सोल्जर जो हैं, हम अपने कभी भी मौका आए, अभी भी देखो कोरोना हुआ, हम रिटायर्ड फौजी सबसे पहले जाकर हर जगह जगह पे जाकर अपने साथियों को बचाया, उनके साथ मदद करी। तो ये एक हमारा कूट कूट कर हमारे अंदर ये भरा गया है सर्टेन बेसिक इश्यूज ऑफ कैरेक्टर। तो इसलिए फौजियों को जो उनकी हक है वो डिनाई नहीं करना चाहिए। अभी भी देखो, जो ये 16 मार्च को जो फैसला हुआ वन रैंक वन पेंशन को सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने जो सरकार की दी है उसको बोला कोई खास इसमें इन्फर्मिटी नहीं है, लीगल इन्फर्मिटी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को फैसला दिया, और सरकार को बोला कि जो एरियर आपने 2000 आपके मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक 5 साल में जो बराबर करने थे, वो 1 जुलाई 2019 से वो आप 3 महीने के अंदर अंदर दे दो। तो सरकार ने वो भी हमको नहीं दिया, और जब सिर्फ 6-7 दिन रह गए थे, जून की 9 तारीख को सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में फिर, और उनको कहने लगी कि हमें और टाइम चाहिए, और हमें हमें अभी तक हमने अपना पूरा काम नहीं किया है। ये चलते रहे, और ये जब जून के इस टाइम के ऊपर 3 महीने वैसे निकाल दिए, और जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हेयरिंग दी वो 16 सितंबर 2022 को वो उस वक्त दी। और फिर जब सरकार ने बोला कि सारा काम हो गया है, कैबिनेट अप्रूवल सिर्फ बाकी है, वो भी जल्दी हो जाए, ये जज साहब ने भी अनाउंस किया, और सरकार को 3 महीने दे दिए, और वो 3 महीने भी अभी 15 दिसंबर को पूरे हो गए, और सरकार ने अभी तक नहीं दिया। और 14 तारीख को फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और उनको बोला कि अभी हमारे टेबल नहीं बने, और टेबल के लिए अभी और 3 महीने चाहिए, 15 मार्च 2023 तक। तो ये सूरत दुख की बात है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमने अपने रक्षा मंत्री जी को, तीनों चीफों को ये गुजारिश करी है कि हम फौजी, अभी 9 महीने हो गए हैं, जो कि आपने लागू करनी थी 1 जुलाई 2019 को, आपके सारे टेबल वगैरह तो हो चुके थे, और अभी कैबिनेट अप्रूवल की बात करी, अभी फिर टेबल कहां से आ गए? तो ये सरकार क्यों नहीं दे रही, मुझे हैरानी है, जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में यह अनाउंस किया था कि अगर हमारी सरकार 2004 में आई होती तो आज ये मुद्दा ही ना होता। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को इमीडिएटली लागू करेंगे। हैरानी की बात है, आज 2022 की आज की डेट में आपसे बात कर रहा हूं, आज 21 दिसंबर हो गई 2022, और अभी तक असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली। हाँ, बढ़ोतरी हुई है, पेंशनें बढ़ी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पेंशनें पहले भी बढ़ी, लेकिन असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो डेफिनेशन के मुताबिक जो सही होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली। मैं सरकार से अपील करता हूं आपके इस माध्यम से कि असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को देकर उनका असली हक दीजिए, और उनको सड़कों के ऊपर मत आने दीजिए, और
ये जो सिस्टम ऑफ लुकिंग आफ्टर द सोल्जर एज सोल्जर्स लुक आफ्टर द नेशन एट द पेरिल ऑफ देयर लाइफ, और कभी सी नहीं करते, तो इसलिए हमने वही सीख ली है, और वही सीख हम सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फौजियों के साथ ऐसे व्यवहार करे ताकि हमें हमारे को हक मिले। ये मेरे को कहना है मेजर शाह आपके थ्रू। सर जहां तक मैं देखा है, अभी जो करंट सरकार है ये फौजियों की इज्जत बहुत करती है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब हर दिवाली को जाते हैं बॉर्डर पे, सरहदों पे, और उनके साथ दिवाली मनाते हैं। और आपने से बोला कि 13 सितंबर को 2013 में रेवाड़ी में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बात कही थी। क्या आपने प्रधानमंत्री साहब से मिले हैं आप इसके बारे में, इसी सिलसिले को लेके सर? मेजर शाह, शायद आपको भी इस चीज के बारे में मालूम होगा, और मैं लेटर्स लिखकर ट्विटर के माध्यम से वैसे भी आप सबको ये बताता रहता हूं कि मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स लेटर लिखकर प्रधानमंत्री जी से 15 मिनट मांगे हैं, और उनसे ये गुजारिश करी, अपील करी है कि अगर आप हमें बता दो कि हम गलत मांग रहे हैं तो हम उसी वक्त उठ जाएंगे, और अगर हम सही मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी एकदम हमें उसको दीजिए, ताकि हमारे सैनिक जो छाती तान कर देश की सुरक्षा करते हैं तो हमेशा छाती तान के रहें, और जब वो बुढ़ापे में भी जाएं तो उनकी जो छाती और मूंछ ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम इस देश के सैनिक हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहते जरूर हैं, लेकिन क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारी कोई ऐसा सिस्टम जो इसको नहीं होने दे रहा? मुझे हैरानी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फौजियों के साथ इंसाफ करें, जो आपने हमें एक वायदा किया उस वायदा को पूरा करें। पैसा इतना नहीं लगेगा, जो बाकी सबकी पेंशनें बढ़ रही हैं उतनी तो बढ़ेगी, और 1 रैंक 1 पेंशन देने से तकरीबन 8,300 का खर्चा है। आप जो दे रहे हो वो 5,500 है, 3,000 करोड़ के ऊपर। जब इस इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश, और हमें जो हक है, एक दादा, एक बेटा और एक पोता, जो वो सेटिस्फेक्शन, तीनों जीवित हैं, तीनों गांव में एक जैसे खुश होकर अपना जीवन व्यतीत करें, क्या आप नहीं ऐसा चाहोगे? प्रधानमंत्री जी जरूर चाहेंगे। मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी हैं। एज लेट एज yesterday I have written a letter to the प्रधानमंत्री जी as well as to the our Raksha Mantri ji, as also the 3 chiefs, to ensure that Asli wali 1 rank 1 pension is given, and the areas now ordered by the Supreme Court jaldi se jaldi unko dijiye. So you mean to say till now you have not been able to get an audience of 15 minutes with the Prime Minister after all your attempts? No sir, हमें आज तक प्रधानमंत्री जी से कई बार, मैं एन नंबर कह सकता हूं, चिट्ठी लिखने के बावजूद भी 1 मई 2019 को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर के मुताबिक सरकार को बताया कि ये एनॉमलीज हैं, आप इन एनॉमलीज को दूर करो, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल आफ्टर ड्यू डिस्कशंस with the petitioners, that was we, Indian ex-servicemen movement. मेजर शाह, आपको हैरानगी होगी कि अभी तक हमें वो मीटिंग नहीं मिली। एक मीटिंग श्री राजनाथ जी से, जो रक्षा मंत्री हैं, वो 1 जुलाई 2019 को दी गई, और उसमें मैंने बोला भी कि ये हमारा ऑर्डर आ गया है तो आप इसके मुताबिक तो दीजिए और इन एनॉमलीज को दूर करें। उस वक्त राजनाथ जी ने मुझे बताया, हम 10 आदमी थे उनके ऑफिस में, उन्होंने बोला कि मैं अभी अभी डिफेंस मिनिस्टर बना हूं तो मैं थोड़ा स्टडी करूंगा और मैं 10-11 तारीख को आपको बुलाऊंगा, जुलाई 2019 को। आज 2022 हो गई है। हम कई अपील करें कि हमें आके बात करके वहां से बात तो करो, हमें बताओ तो सही हम क्यों नहीं दे रहे। तो ये अभी तक पिछले 3 साल से तो रक्षा मंत्री ने भी हमें मीटिंग नहीं दी, और प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू से ही नहीं दी। और इसके अलावा भी एक बार हमने रिक्वेस्ट कर भाई आप जो हमारे सेक्रेटरीज हैं डीएसडब्ल्यू के, उनके साथ मीटिंग हुई 2021 में, आई थिंक 20 जून और 22 जून को। उसमें हमने फिर ये बताया कि ये हमारे इश्यूज हैं, उनको हमने उसका फीडबैक लिखा
ना तो उन्होंने उसके मिनट इशू किए, हमने मिनट इशू कर दिए अपनी तरफ से, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। ये क्यों है? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जस्टिस मस्ट बी ग्रांटेड टू सोल्जर, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। वो अपना सिर्फ हक मांग रहे। नहीं मिली हमको ना तो प्रधानमंत्री जी से, ना ही रक्षा मंत्री जी से। रक्षा मंत्री जी ने एक बार पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि मेरे पास कोई भी किसी वक्त आ सकता है। उसी दिन ही मैंने चिट्ठी लिखी, रक्षा मंत्री जी हमें मीटिंग दीजिए, हम आके आपको एक्सप्लेन करें, आप बताओ तो सही। लेकिन अभी तक हमको ये मीटिंग रक्षा मंत्री जी से भी नहीं। That is quite shocking, sir. That's quite shocking because जहाँ तक हमने देखा कि they have a lot of regard for the forces, and in fact, it is our forces because of which everyone today is able to do their work respectively, and everything, and we live up to our Chetwood credo completely, as you rightly brought out, sir. ये कसम हमने ली थी, हम प्रेसिडेंट ऑफ कमीशन जब हमको अवार्ड की गई थी, the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time. Sir, ये तो एक फौजी का, he lives by this. Sir, I would also like to know about your Sena medal, sir. So you got your Sena medal. There are two types of Sena medal. One is for gallantry, others for distinguished service. So which year had you got your Sena medal, sir? Okay. Mr. Shah, firstly, I must tell you that कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमने पहले दिन से यही सीखा, और जब हम फौज में आए तो यही सिखाया गया। तो आई रिमेम्बर at the age of 16 when I joined NDA, oh God, help me to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. In that, doing my duty to thee and to my countrymen, I should endure my life. This is the prayer every day. In the morning, we did that. In the evening, we did that. But we feel sorry that the men who made us the generals, who made us the colonels, who made us all that what we got, made of the Subedar Saab, today, in what way we can look into their eyes and say that we had been your leaders, but we are unable to get their justice to them to make their both hands meet. Right, this is what it is. As far as Sena Medal is concerned, yes, I was 3 postings in Northeast in the thick of issues. It is, to my mind, gallantry. I was awarded in 89 while my services in the Northeast. सर, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये चाहता कि आप बताएं, देखिए आपको बहादुरी का, आपने अपनी जान की परवाह ना करके, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, अपनी जान की बाजी लगा दी आपने अपनी, और कूद गए आप देश, हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए। एंड इफ आई एम वेरी सरप्राइज्ड इफ अ ब्रेव हार्ट लाइक यू, I mean, you have asked for so many meetings. I don't know what could be the reason. And sir, I would also like to know what is the highest level that you have so far, you have got an audience with to present your case, sir? Raksha Mantri. That was on 1st July 2019. The new Raksha Mantri. And we had numbers of meetings with Raksha Mantri, with Manohar Parakar ji, when till then the one rank, one pension government policy letter had not been issued. Before that, before 7th November 2015, we had, I think, 4 or 5 meetings with Shri Manohar Parakar ji, and only one meeting with the present Raksha Mantri on 1st July 2019. Thereafter, there has been no meeting. We have requested numerous times to give us an audience. I feel really, sir, I don't know. I don't know what to say. I'm lost for words, in fact, and it was very disheartening for me to hear also when the police action took place and when there was one in JCO and his medals were taken out and they were snatched. It was really, it does not feel good because the people who did it incidentally themselves are uniformed people, sir. एक दिन वो भी एक सर्विसमैन बनेंगे, एक दिन वो भी शान से मेडल पहनेंगे अपने, तो बहुत ही सर, ये this is like really very Major sad, Shah, when second time they arrested us, or the police came, they made us sit on the side of the road opposite Parliament Street, New Delhi, on the road, and some of them had the audacity to touch my turban. It had the turban fallen or something, I don't know. It was very bad. It is never done. It's never done.
Such things have not come to the fore of people because our aim was different. We are disciplined. It is my Bharat. It is when we always said the people who come to see the symmetry. It is written there, oh, the people, when you go back, tell them of us. We gave our today for your tomorrow. It is that way. Sacrifice. I've gone through 71. I know my shirt is also kept, which has got holes of the charas of the bullets. And yet the God gave us life to continue. Well, I was declared a casualty on the first list, came out on the 7th of December 1971. And I was fighting a bloody battle in Punch as forward OP with 6 Sikh and 8 Jat. Remember, so we've gone through that. And in fact, we got hold of, in fact, I was responsible to fire on the enemy Raja Rani Raksh Chakri, 3 posts, to get our one of the officer, Lieutenant Ahmed of Bangladesh, who was caught up. He was injured and lying behind the boulder. But when our patrols from Chesik went to collect him, and then they were fired upon. They asked me, can I see this place? I could not see, but you know, a young blood, a battle. And I said, yes, I can see, but I had to go to the skyline. When I went to the skyline, there was a direct bomb which came, but it burst, went inside, and then it bursted, fell down. So those are the issues. Anyway, we got the fire, we got this Lieutenant Ahmed, we got him to Rajouri, got him to Delhi, and he gave a lot of inputs. So we've gone through the battle, and all of us, and we've gone through the thick and of insurgency. I commanded my brigade during Punjab insurgency. I've been in J&K during serious insurgency time. I have been also Northeast for 3 postings and faced the insurgency. On a Bihu day, when we had told these people, 4 days we'll do no firing, no will be done. But the terrorist fired on one of the Havaldar and 1 captain. I was Brigadier 4 Corps at Tejpur. When I went with my co-commander, General Sani, and we saw the gentlemen, both of them lying in the hospital, they were looking at me, looking at my GOC, that look, you said that there'll be no fire and your patrol should not fire. And then we did not, but we got the fire. Anyway, under such circumstances, हम जो फौजी हैं, वो देश की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को हम बरकरार रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर देते हैं. लेकिन एक छोटी सी बात जो कटलिया ने मगधा को बोली थी, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमें ये हमारे साथ कभी भी बेइंसाफी ना हो, हक मान ले. हक के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हक चाहिए फौजियों को. सर आपने जो कोट का मतलब वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. उसे हमारे जो वर्ल्ड हमारे जो वॉर मेमोरियल है उसमें एक और कोट बहुत इंस्पायरिंग है. वो लिखा होता है, how can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods. Sir, exactly. So it is really, yes sir, thank you sir, thank you very much. Sir, also I would like to know there is a provision for a disability pension as well, sir. So disability pension jo hai, just for understanding of our viewers, could you just throw some light on what disability pension is, and do you only have to be a battle casualty to get disability pension? What is it about, and how would that affect if OROP comes into play, sir? You see, it will come actually disability 100%. If it is a battle casualty, the same your pension would be same as your pay. You know, we 54 POWs of 71 war are still in Pakistan, and हमने release कर दिए 93,000. And you know, those 54, they must have, most of them must have been dead. When in 89 or something, in one of the SARC meeting, at that time, Shri Rajiv Gandhi ji asked a Prime Minister that side, Benazir Bhutto, कि हमारे 54 POWs आपके पास हैं, उनको आप रिलीज करें. हमने कर दिए. तो उस वक्त बेनजीर ने बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर को, राजीव गांधी जी को, नहीं, आपके 54,000 नहीं है, 42,000 हैं. तो 42,000 मीन्स आज तक, अभी तक सरकार बोल रही है कि वहां कोई भी नहीं है. कहां गए मेरे
54 POWs of India, ये अभी तक वापस नहीं। रेड क्रॉस सोसाइटी आके इंस्पेक्ट कर गई, यूएन की टीम आके इंस्पेक्ट कर गई इनके जेलों में, उनको नहीं मिले, कहां गए? एग्जैक्टली दैट इज द होल क्वेश्चन। हमने 93,000 अभी हमने विजय दिवस सेलिब्रेट किया था कुछ एक दिनों पहले, हमारे कहां गए? हमारे हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर्स कहां है? मेजर शाह, मैं आपको बताऊं कि एक ब्रिटिशर ने एक किताब लिखी है जो बेनजीर का फादर जी मिस्टर भुट्टो, when he was jailed, he was in a room and in the next room he heard a lot of noises of torture and lot of shouting. At that time he asked a question to the person who was looking after him in the jail, in that room, भाई ये साथ वाले कमरे में कौन है? तो उस वक्त उसने रिकॉर्ड किया है ये बुक के अंदर कि ये इंडिया के जो 54 पीओडब्ल्यूज हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये लिखित में है, सब फॉरेनर ने लिखा है और अभी तक वो डिनाई कर रहे हैं। और मेरे 54 जवान, क्या उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है? उसके लिए भी मैंने पहले वाली सरकार, अब की सरकार को मेरा ख्याल है कोई 15-20 लेटर लिखी हैं एज लेट एज वेरी रिसेंटली कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, आप हमारे जो चमन में जो भी जिंदा हैं उनको लाएं। कई साल के बाद, आज कोई 3-4 साल पहले की बात है, दूसरी एक देश में एक कारपेंटर कोई काम कर रहा था और वो रोपड़ का वन ऑफ द पीओडब्ल्यू जो 54 में से एक होगा, तो उसके नाम के ऊपर भी ऐसे आया था इंफॉर्मेशन। हमने उस वक्त भी लिखा भाई एक जवान जो है उसकी कोई कीमत का मतलब नहीं लाना चाहिए। वो इंसान, वो जवान, वो यूनिफॉर्म, वो देश, मेरा भारत देश, वो उसकी जो इज्जत है वो पूरी बरकरार होनी चाहिए। भगत सिंह की वो बात कि जब तक हम अपना उस वक्त का जो स्टेटस है उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, तब तक हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? और जब उससे पूछा गया तू ये क्यों कर रहा है, हमने तो जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था तो दूर तक मादरे वतन आई थी समझाने को। मेजर शाह, यही एक सैनिक का एक पहली बार का ये एक उसके अंदर एक कूट कूट के भरा जाता है कि देश निछावर, आप अपनी जिंदगी निछावर कर दें, देश का एक इंच भी कहीं से नहीं दूर नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है कि सैनिक को आप तो अभी भी आप देखिए कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले हमारे 8 नेवल वेटरन्स वो कतार में एक दिन रात को वो काय के लिए गए, वो ट्रेनिंग के लिए गए। किसके लिए? कतार नेवी के लिए। उनको पकड़ा हुआ है और उनको रात को 30 अगस्त से आज 115 दिन हो गए हैं। मैंने इसके लिए भी फॉरेन मिनिस्टर से भी और हमने प्रधानमंत्री जी से भी लिखा कि ये 8 वेटरन्स ने क्या गलती करी। ये नेवल वेटरन्स हैं, इनकी फैमिलीज हर रोज कई बार मेरे को आके यहाँ मिली हैं, उसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारा एक भी जवान कहीं पे दूसरे देश उसके लिए करते हैं, तो क्या मेरा देश सैनिकों की वो इज्जत वो जरूर रखनी चाहिए, ताकि अभी जो ब्रिटिशर्स के कुछ जवान जो शहीद हुए थे उनके जो अंशियां हैं वो ढूंढने के लिए अभी तक घूम रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हम पढ़ते हैं और आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे को कुछ ठेस लगती है हमारे मनों को, दिलों को, कि हम फौजी होने के नाते भी अगर हमारे को एक छोटी छोटी जो डिमांडें हैं वो पूरी नहीं हो रही और उसके ऊपर भी इतने साल लग गए। 27 अप्रैल 2008 और आज 14 साल हो गए हमको एक छोटी सी डिमांड के लिए, जिसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं दिया? इसका जवाब मेजर शाह हमारे प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी ही दे सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिए इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। एकदम जो सरकार ने वायदा किया उस वायदा को पूरा करना चाहिए। वेरी वेल सेड भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें भी मेरे को कोई दिख नहीं रहा कि क्यों रुका हुआ है ओआरओपी। वैसे क्या इसकी कोई लॉजिकल वजह मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं उसका। कोई समझा दे मेरे को लॉजिकली किस तरीके से क्यों क्या ये रुकी हुई है। सर एक बिफोर वी लेट यू गो, सर वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन अग्निवीर स्कीम, सर, व्हिच इज न्यूली लॉन्च्ड बाय आवर गवर्नमेंट, सर।
मेजर शाह, हमने इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी को लिखा है, रक्षा मंत्री जी को लिखा है, तीनों चीफों को लिखा है। अग्निवीर मेरे देश के लिए, मेरी फौज के लिए, मेरे नौजवान के लिए सख्त हानिकारक है। इसको जल्दी से जल्दी स्क्रैप होना चाहिए। आप ये 1 लाख अगर यूथ फौज में भर्ती किया 4 साल के लिए, उसको कितना देर मिली? 6 महीने, 8 महीने ट्रेनिंग, 9 महीने छुट्टी, और बाकी 2 साल के बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद अगर वो इंजर्ड हुआ और उसके अंदर, उसको तो मेडिकल भी नहीं दे रहे, उसको पेंशन भी नहीं दे रहे। हमारे गांव में 80% जो फौज है वो गांव से है, और गांव में हम अपनी बेटियों को बिहाते हैं फौजी के साथ। अगर कुछ उसके साथ हो जाए तो फिर पेंशन तो कम से कम मिलेगी। इस अग्निवीर को पेंशन भी नहीं दे रहे। तो वो जो 75% लाख में से 75,000 घर में आ गए, और वो जो चपाल पे बैठे हुए जो हमारे सारे जो ओल्ड मैन हैं, वो क्या बोलेंगे? ये रिजेक्ट ही जा रहा है। तो क्या मनोबल होगा? तो क्या ये किस वजह से वो 2 साल की क्या करेगा? 2 साल के बाद वो घर आ जाना है। क्या वो उसी तरह से अपने देश का बचाव और ये कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क। फौज का बहुत हानिकारक होगा। अगर कुछ पुराने कुछ नए और पेट्रोल पे जा रहे हैं, तो कई बार सूबेदार मेजर साहब पूछेगा, साहब हम वो अग्निवीर वाले भेजे कि वो असली वाले भेजे? तो ये देश के लिए, फौज के लिए और उस नौजवान के लिए, अगर वो 25 साल का घर आ जाएगा, 12वीं जमात पास है, ना तो वो कॉलेज जा सकेगा, ना उसको कोई दूसरी नौकरी मिलेगी। और आज तो पुराने लोगों को तो नौकरी दी नहीं। 8,74,000 वैकेंसी हमारी पड़ी हुई है, जो ऑलरेडी रिजर्व वैकेंसियां हैं, वो भी नहीं मिली। हमने यही तो 3-4 डिमांड 2008 में सरकार के पास रखी थी। सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन, दूसरे वाली 60 साल तक हर फौजी को अश्योर्ड सेकंड कैरियर, जो दूसरे देशों में है। तीसरा, जो हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन, सबका एक्स कमीशन बना हुआ है, और हमारा फौजियों का कमीशन नहीं है। हम किसके पास जाएं? वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, सब कमीशन है, लेकिन एक्स सर्विसमैन कमीशन टू बी हेडेड एंड मैन्ड बाय एक्स सर्विसमैन हैज नॉट येट बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. Every other country has all the looking after, like UK has their own type of an act made under the parliament, where once a Fauji, it is the responsibility of the desh to उसको covenant act of parliament, ये हमने उसके लिए भी रखा। हमने रिक्वेस्ट करके एक एमपी से आज से 2 साल पहले इसको पार्लियामेंट में ले भी गए, लेकिन उसको आगे बढ़ाया ही नहीं गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे क्यों? हम फौजी अगर इतना कुछ कर रहे हैं, तो सारा कुछ जो हमारे से देश के लिए जो होना चाहिए बड़ी अच्छी से करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें टू लुक आफ्टर देम। इवन नाउ यू सी वी हैव ECHS scheme. It is some payment is done, but that's negligible. But ECHS scheme, many impaneled hospital are not even accepting our Fauji's. I get telephone calls at night, mid of the night. A family उधर हॉस्पिटल में गई, उसको नहीं लिया गया। हमारे 2-3 जवान रेशियोज ऑफिसर की देहांत हो गया, बिकॉज मेडिकल एड राइट टाइम पे नहीं मिल पाया। तो वो क्यों कहते हैं जी हमें ECHS का पैसा नहीं मिला? जब मैंने ECHS के MD से बात करने की कोशिश करी, तो 2,000 करोड़ रुपया अभी तक बैलेंस है। अरे इन चीजों के ऊपर क्यों? Why this? For old people, for ECHS scheme, for medical care, for their pensions, for the jobs which they deserve up to 60 years. These are the issues, Major Shah, which need attention of the government of India and the people of India also to raise voice for the protection and respect of the soldier. Just think another way. You and me have been in the services. Your dad also, we've been commanding units, brigades, and beyond, and to the level of corps and divisions. You see, even people coming from Guwahati, I was Brigade 4 Corps, and people coming from Jammu to the rest of the country on leave, they don't even get reservations. And what are they doing? Near your toilets, they are sleeping down. Uniform dalka. Can't we run a train per week? Which we should take why there should be a reservation not given to the defense personnel? Why this can't be done? Is there shortage of bogies? What is the shortage? Shortage of bill.
Shortage of that, what needs to be given to the soldier. He comes for 15-day chutti, and he wants to reach as early as possible. I don't want to say something personal, but I feel it is required that a change for the good, what is expected from both sides, must be with honor, dignity, and respect. Yes, sir. Sir, I heard your views very, very carefully, and I know a lot of veterans. They were opposing Agniveer scheme. Me being a short service officer, I joined for 5 years with a very clear mind, in fact. And I will tell you something in the end of the interview as well, sir. I have apart from my father and you being friends, I have a very, very old 20-year-old personal connect with you, sir. You would have guessed it by now, perhaps, but I will tell you about that as well, sir. Yeah, So, you're talking of. beg your pardon, sir? You're talking of Yovinder Singh, UV. No, that of course, Captain Matta, of course, most certainly. But I have one more connect with you, which I will tell you, and which would be my closing line of our conversation, sir. In fact, that is, of course, is there. In fact, with him, with Captain Matta, I had a very, very informative conversation, sir. Similar one like this, sir. Sir, and before my last question for you, sir. So there is a Colonel Virk who you would be knowing. In fact, he knows you well. He's running a campaign for the short service, for the pension for the short service officers. And then there is Colonel Harish Puri, and there is a movement going on among the short service commission. This thing, sir. So now I'll tell you my view as a short service officer. I signed up for the short service commission with a clear mind. At that time, I knew that I perhaps would not get pension if I leave after 5 years. But I signed up for it, and I personally have no qualms about it, sir. I have no distinct cribs about it. So I think if I don't get pension, my person, that's my take, sir. I'm not representing the entire short service community, or I'm not speaking on behalf of them. I'm saying my thing, sir. So I, from my side, accept it, gratefully accept it from my side. But so that is my take. So I would like to know your take on the short service officers for their pension movement, sir. And I support Okay. them. I support the movement with all due respect, sir. Okay. Major Shah, I have a lot of love and affection with my short service commission officers. Many of them, when I commanded my unit, Indian Brigade, I used to meet them. In fact, if you go through a little more minutely, our wars, Kargil war, say for example, or the 71 war, when up to, I think, SS 4 or 5 would have come by that time. I remember our people there are units and all which started coming. In 66, 67 onward was our EC commission alongside SS1 started up. Well, we've taken up this case number of times. When after retirement we joined, our dialogue with the government. Something wrong. When Parikar, can you? Yes, sir. I think there was a bad connection. Connection gir gaya hai. But there was something which I had saved for the last. Let me try calling sir. Let me see if I can get him on the phone. But there was something if he signed up on his own, abhi to achhi baat hai. Otherwise, there was something which I wanted to actually say as my closing sentence for our conversation. And that closing sentence is that, ladies and gentlemen, boys and girls, मेरे दोस्तों, सन 2000 जैन सर you are on कट गया सर उसी लिंक से सर you are on speaker and you are live right now उसी लाइव पे मैं आपकी आवाज सुना रहा हूँ इसी पे YouTube पे सर if you can sign in nothing like it if you cannot sign in मैं बल्कि वीडियो कॉल कर रहा हूँ इसी पे and so that you can communicate this way. But sir, the last thing that I wanted to say was, can you hear me, sir? Yes, sir, I can hear you. Sir, you may not remember, but in the year 2002, you were the commandant SSB board Allahabad. Yes. Sir, that time there was one candidate who was standing in Sadan and you had interviewed him. He went through your commandant interview. His name is Mohammed Ali Shah, sir. That's me, sir. And sir, so thank you, sir. Yes. Sir. And let me tell you, like father, like son, well, I have no other thing but to say yes.
Thank you, sir. Thank you, sir. So it was an honor, sir. And you were the one who interviewed me. You were the one who selected me. And today, sir, 20 years later, it's been an honor where I am interviewing you on my YouTube channel, sir. What an honor, sir. And what a delight. What a pleasure it's been in being in conversation with you, sir. Thank you very much, sir. I will end the conversation, the live link over here, sir. Thank you very much, sir. Any last message you would like to convey, sir? आपकी आवाज सुन रहे हैं, मैंने इस पे लगाया हुआ है चैनल पे, सर. आपका ऑडियो सुन आ पाएगा इस पे. बिल्कुल दुरुस्त. मेरा यही है कि हम फौजी वही मैसेज, when you go back tell them first we gave our today for your tomorrow. And I also wish to say what Kotania told Raja Magadha. And I want to tell all my defense people who are presently serving to keep on serving with dignity and respect and ensure that दुश्मन का एक भी हमारे देश की 1 इंच भी ग्राउंड को ना ले सके और ना ही कोई ऐसी बुरी आंख हमारे देश के ऊपर करे. आपका देश, हमारा देश, भारत देश टोटली सिक्योर और सेफ है क्योंकि आपका सिपाही देश की उस सरहदों के ऊपर तैनात है और 1 इंच भी अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ता अपनी जान की कुर्बानी करके. देशवासियों, और मिलकर हम अपने देश की सुरक्षा और अहमियत दें और हम मिलकर देश की रक्षा में पूरी तरह से उसमें जुट जाएं. यही मेरी गुजारिश और सलाह है अपने बच्चों को. अपने आने वाली मेरा एक ही बेटा वो भी फौज में है और मैं आगे आने वाली भी पुश्तों को जैसे ये दर पता चलता है, मैं आप 5वीं और 6ठी पुश्त में फौजी था है और मेरा बेटा उसके बाद. इसलिए सभी को यही गुजारिश है, फौज तैनात है, आप अपनी अच्छी नींद सो सके. धन्यवाद. Thank you. जय भारत. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. It was so nice. I'll end this broadcast, sir. सुना दोस्तों आपने जनरल सतबीर सिंह को वो बोलते हुए, when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. जो आप घर जाएं आप हमको फौजियों को के बारे में बताइएगा, आप लोगों को बताएगा और बोलेगा कि आपके भविष्य के लिए हमने अपना आज गवा दिया. So ladies and gentlemen, please do share it as widely as possible and a lot of respect to our army veterans community and to our defense forces. Sir, thank you very much once again, sir. Jai Hind, sir. जय भारत. सैनिक एक देश का सरहदों को महफूज रखता है. सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, जय हिंद, जय राम, राम राम. भारत जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, सभी मेरे देशवासियों जिंदाबाद. भारत माता की जय. भारत माता